डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर आनंद यादव आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक नया वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, जो हमारा फेज रूल चैप्टर चल रहा है, फेज इक्विलिब्रियम चल रहा है, उसमें वन कंपोनेंट सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बताएंगे। अब द्विघटक घटक तंत्र क्या होते हैं। आज का हमारा हेडिंग आप देख रहे हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम। द्विघटक तंत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब फेज रूल के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। अब फेज रूल क्या है? प्रावस्था नियम क्या है बच्चों? F प्लस P बराबर C प्लस 2, ये गिब्स फेज रूल है। यहां हम द्वि कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा रहे हैं। द्वि कंपोनेंट सिस्टम के लिए बच्चों यहां क्या होगा? C बराबर 2, देन F प्लस P बराबर 2 प्लस 2, F प्लस P बराबर 4। तो ये बात दर्शा रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्रावस्थाओं की संख्या का योग कितना होता है? 4। दिख रहा है? कब? टू कंपोनेंट सिस्टम। यहां हमने लागू किया है, कौन सा लागू किया है? घटक 2। तो इससे P प्लस जो F प्लस P है, स्वतंत्रता कोटियां और प्रावस्थाओं की संख्याओं का कुल योग 4 होता है। इस संबंध में कुछ बातें उभर कर आती है, कुछ बातें सामने आती है। एक बात तो ये, द्विघटक तंत्र में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 0। न्यूनतम वेन F बराबर 0, देन P बराबर 4। इसका मतलब 4 प्रावस्थाएं एक साथ समय में कभी नहीं रह सकती। भाई, जो द्विघटक तंत्र है, किसी तंत्र में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, न्यूनतम संख्या क्या होगी? 0 होगी ना। जब F बराबर 0 तो P बराबर 4 होगा। ओके, परंतु 4 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में कदापि नहीं रह सकती। 4 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं रह सकती। ओके, दूसरी बात जो आती है, किसी भी तंत्र में कम से कम एक फेज तो होगी। कोई भी तंत्र लगा लीजिए, उसमें कम से कम बच्चों क्या होगी? एक फेज अवश्य होगी। जब एक प्रावस्था होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या क्या होगी? वेन P बराबर 1, देन क्या होगा? F बराबर 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 आवश्यकता होगी। जब P बराबर 1, कम से कम एक फेज तो होगी, जब तो तंत्र कहलाएगा। प्रत्येक तंत्र में कम से कम एक प्रावस्थाएं होती है। यहां द्विघटक तंत्र पढ़ा रहे हैं। जब P बराबर 1 हो तो F बराबर क्या होगा? 3। तो 3 जो चर है डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, इन 3 चरों ताप, दाब, संघटन चर,
ये क्या है, ये चर है वेरिएबल, तीन चर। इन तीन चरों को बच्चों आपको मालूम है टू डायमेंशनली द्विविमय के अनुसार कागजों पर नहीं उतार सकते। अब ये हमारे पास कागज है, इसमें फेज डायग्राम बनाएंगे तो दो ही उतार सकते हैं भाई, दो ही चरों को कागज पर लिखा जा सकता है, तीन चर को नहीं लिखा जा सकता। या तीन चर ताप, दाब और संख्या, तो तीन चरों को एक साथ कागज पर नहीं उतारा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इसलिए दो चरों की आवश्यकता होगी। तब रिड्यूस फेज रूल क्या होगा, रिड्यूस फेज रूल क्या होगा बच्चों, ये फेज रूल है, इसमें क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगी संख्या, f प्लस पी सी प्लस वन, f प्लस पी टू प्लस वन, f प्लस पी थ्री। एक चर को नेगलेक्ट कर दिया, नहीं माना हमने, उपेक्षा कर दी कि वो तीन चरों को एक साथ कागज पे नहीं उतार सकते। उपेक्षा का मतलब यहाँ किसी चर को निश्चित कर दीजिए, ये आगे बताने जा रहे हैं, उपेक्षा के शब्द तो काम में नहीं लेंगे, लेकिन तीन चर जो ताप, दाब, संघन, उसको हम इस कागज पर नहीं उतार सकते। दो ही चरों को इस कागज पर उतार सकते, मान लीजिए संघन और इधर ताप। दाब को कहां लिखेंगे, है ही नहीं, तो इसको हम एक चर को निश्चित कर देते हैं, क्या कर देंगे, निश्चित कर देंगे, तो दो चर बचेंगे, दो चर को हम कागज पर आराम से आरेख बना लेंगे दोनों चरों से, ताप और संख्या। तो वे तंत्र, इसकी परिभाषा देना चाहता हूं, वे तंत्र जिसमें क्या दाब को स्थिर किया जाता है या दाब को स्थिर माना जाता है और वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है, कंडेंस सिस्टम कहलाता है, संघनित तंत्र कहलाता है। पुनः सुन लीजिए, परिभाषा पूछ लेते हैं। संघनित तंत्र इंग्लिश में कंडेंस सिस्टम। तो वे तंत्र कंडेंस सिस्टम कहलाते हैं, संघनित तंत्र कहलाते हैं, जिसमें दाब को स्थिर रखा जाता है और वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है, संघनित तंत्र कहलाते हैं। पुनः सुन लीजिए, यहां वाष्प प्रावस्थाओं की उपेक्षा की जाती है, उसको नगण्य मान लेते हैं, और दाब को स्थिर रखा जाता है। ऐसे तंत्र संघनित तंत्र कहलाते हैं। संघनित मतलब कंडेंस, कंडेंस प्रावस्थाएं कौन सी होगी, ठोस और द्रव। यहां वाष्प प्रावस्थाओं की उपेक्षा मैं बता चुका हूं, वाष्प प्रावस्थाओं की उपेक्षा की जाती है कि दो संघनित प्रावस्थाओं ठोस और द्रव को रखा जाता है। इस प्रकार का तंत्र प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो खुले पात्र में करते हैं, एक वायुमंडल दाब पर खुले पात्र में इस प्रकार का प्रैक्टिकल करते हैं। कोई भी हो, ये खुला पात्र है, इसमें वायुमंडल दाब फिक्स है, निश्चित एक वायुमंडल दाब। ऐसे प्रयोग को हम जो संघनित तंत्र वाले प्रयोग हैं उसको खुले पात्र में करते हैं, एक वायुमंडल दाब पर। वाष्प तो निकल जाएंगे, इसलिए वाष्प नगण्य मानते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं। केवल दो ही प्रावस्था, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव पर विचार किया जाता है।
वाष्प प्रावस्था पर विचार नहीं किया जा सकता, किया जाता है। केवल दो ही प्रावस्थाएं जो कंडेंस प्रावस्थाएं, संघनित, जिसके अणु पास पास होते हैं, दो प्रावस्थाएं ठोस और द्रव पर विचार किया जाता है। वाष्प प्रावस्थाओं की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार का तंत्र संघनित तंत्र कहलाता है। आप समझ गए ना संघनित तंत्र क्या है? संघनित शब्द सुन लीजिए, कंडेंस, जिसके अणु पास पास होते हैं। वाष्प की उपेक्षा करते हैं कि वाष्प अणु दूर दूर होते हैं, तो यहाँ कंडेंस प्रावस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है। कंडेंस प्रावस्था होती है ठोस और द्रव, और वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि इस प्रकार का प्रयोग, इस प्रकार के तंत्र का अध्ययन खुले पात्र में 1 ml दाब पर किया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार का तंत्र संघनित तंत्र कहलाता है। और इस संघनित तंत्र के लिए हम कौन सा काम लेते हैं? रिड्यूस फेज रूल। जो हम बता चुके, इस संघनित तंत्र के लिए रिड्यूस फेज रूल काम में लिया जाता है। सामान्यिक प्रावस्था नियम, समझ गया? रिड्यूस फेज रूल काम में लिया जाता है कंडेंस सिस्टम में। ये उन्हें आपको बात बता, इस प्रकार के जो साम्य है, जो संघनित तंत्र के साम्य है, वो संघनित तंत्र के साम्य हम यहाँ 5 प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के कौन कौन से साम्य? सॉलिड लिक्विड, इक्विलिब्रियम, दूसरा सॉलिड सॉलिड, इक्विलिब्रियम, तीसरा सॉलिड गैस, इक्विलिब्रियम, चौथा है लिक्विड लिक्विड, इक्विलिब्रियम, और पांचवा है लिक्विड गैस, इक्विलिब्रियम। ये 5 प्रकार के साम्य। हम यहां केवल 2 ही साम्य पर विचार करेंगे। कौन कौन से? सॉलिड लिक्विड साम्य, जो कंडेंस सिस्टम कहलाते हैं, और लिक्विड लिक्विड साम्य। आपके विस्तृत अध्ययन के लिए हम ये सारी बातें बता रहे हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम क्या है और संघनित तंत्र क्या होते हैं, और इसमें कितने प्रकार के साम्य होते हैं। संघनित तंत्र में कौन सा फेज रूल काम में लिया जाता है? रिड्यूस फेज रूल का। इन 5 प्रकार के साम्य में हम सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड साम्य पर ज्यादा अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। तो जो पहले प्रकार का साम्य है सॉलिड लिक्विड साम्य, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ओके, ये सॉलिड लिक्विड साम्य में सॉलिड और लिक्विड 2 प्रावस्थाओं पर विचार करते हैं। तो यहां प्रथम प्रकार का जो साम्य है फर्स्ट टाइप इक्विलिब्रियम, फर्स्ट टाइप इक्विलिब्रियम कौन सा है? सॉलिड लिक्विड, इक्विलिब्रियम, ठोस द्रव
साम्य संघनित तंत्र रिड्यूस सिस्टम। अब ये पहले प्रकार का जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए। ये इस प्रकार का जो साम्य है सॉलिड लिक्विड साम्य, इसमें दो घटक द्रव अवस्था में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए बी, ये द्रव है और ये द्रव है, दोनों द्रव अवस्था, दोनों मिलाएंगे द्रव अवस्था में क्या हो गए? पूर्णतः मिश्रणीय। ओके, दो घटक है ए और बी, दोनों को यदि हम मिलाते बीकर में तो द्रव अवस्था में तो पूर्णतः मिश्रणीय द्रव अवस्था, लेकिन जब ठोस अवस्था में ये आते हैं तो एक नया यौगिक नए बनाकर एक सॉलिड मिक्सचर बनाते हैं। सॉलिड अवस्था तो क्या बनाते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं। सॉलिड मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या कहेंगे? यूटेटिक मिक्सचर। ध्यान दीजिए, एक नया शब्द आया है, यूटेटिक मिक्सचर। दोबारा लिख देता हूं। टैक्टिक मिक्सचर, मिश्रण, यूटेक्टिक मिक्सचर। ध्यान दीजिए, पुनः सुन लीजिए। इस साम्य में दोनों घटक द्रव अवस्था में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है, लेकिन जब ठोस अवस्था में आते हैं तो नया यौगिक नहीं बनाते, एक ठोस मिक्सचर बनाते हैं। इस ठोस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? यूटेक्टिक मिक्सचर। या जो डिटेल पढ़ाएंगे यूटेक्टिक मिक्सचर। कोई नया यौगिक नहीं बनाते, कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते, ओके। वो दोनों मिलकर ठोस अवस्था में आते हैं तो वो यूटेटिक मिक्सचर बनाते हैं। थोड़ा सुन लीजिए, ये दोनों है ए और बी लिक्विड अवस्था में। लिक्विड अवस्था में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है, लेकिन जब धीरे धीरे ये ठंडे होते हैं, जब ठोस अवस्था में आते हैं तो ए बी मिलकर द्रव कोई नया यौगिक नहीं बनाएंगे, ये ठोस मिक्सचर बनाते हैं। इस ठोस मिक्सचर को ही यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। ओके, क्लियर है? उदाहरण जो हम आपको अगले वीडियो पढ़ाने जाएंगे, पीबी एजी तंत्र, बिस्मथ कैडमियम तंत्र, इस प्रकार के कंडेंस सिस्टम है। ये मिलकर एक नया यौगिक नहीं बनाएंगे, और जबकि दोनों आपस में मिलकर ठोस अवस्था में एक मिक्सचर बनाएंगे, वो कहलाएगा यूटेटिक मिक्सचर। तो पीपीएजी तंत्र
लेड सिल्वर सिस्टम और बिस्मथ कैडमियम तंत्र, ये दो इसके उदाहरण हैं और ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आप क्लियर समझ गया अब किस तरह से ये मिक्सचर, ये है यूटेटिक मिक्सचर कैसे बनता है। ये हमारा जो पहला है थोड़ी लिक्विड इक्विलिब्रियम सामने, उसमें हमने एक उदाहरण लिया, दो घटक द्रव अवस्था में पूर्णतः मिश्रणीय है लेकिन ठोस अवस्था में सॉलिड मिक्सचर बनाते हैं। इस मिक्सचर को यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं। कोई इसमें नया यौगिक नहीं बनता है। इसका उदाहरण है पीपीएजी सिस्टम एंड बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। तो आज इतना ही। इस वीडियो में हमने टू कंपोनेंट सिस्टम, द्विघटक तंत्र का आप एग्जाम्पल लिया है, उसको समझाया है। द्विघटक सिस्टम होते क्या हैं, कंडेंस सिस्टम क्या होते हैं, उसमें आज हमने स्टार्ट किए हैं टू कंपोनेंट सिस्टम का पूर्णतः परिचय दिया है। अगले वीडियो में हम पीपीएजी सिस्टम पढ़ाएंगे, उससे अगले वीडियो में हम बिस्मथ कैडमियम सिस्टम पढ़ाएंगे। तो आप हमारा प्रत्येक वीडियो देखिए, मेरा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामन यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जरूर कहना अब इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन, जो अलवर मन्नी के बड़ पर इसकी पुस्तकें मिलती है, जो अलवर से प्रकाशित है, मोना प्रकाशन, आप उसकी बुक्स पढ़ें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, मैं आपको और अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामन यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें, जरूर सब्सक्राइब। केमिस्ट्री बहुत ईजी है। बेस्ट ऑफ लक।